झारखंड में लोकसभा के साथ साथ गांडे उपचुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। गांडे से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे दिलीप कुमार वर्मा। दिलीप कुमार वर्मा की पहचान ये है कि 2019 में जेवीएम की टिकट पर चुनाव लड़े और करीब 8,500 वोट उस वक्त उनको आया था। बीजेपी प्रदेश में वो मंत्री के पद पर भी हैं और पार्टी ने इस बार गांडे में उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मैंने दिलचस्प इसलिए कहा क्योंकि आप सब जानते हैं कि गांडे में आखिर उपचुनाव क्यों हो रहा है। गांडे में उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि वहाँ के तत्कालीन विधायक सरफराज अहमद ने इसलिए इस्तीफा दे दिया था ताकि हेमंत सोरेन पर जो संकट आने वाला था उस संकट के बाद की स्थिति से निपटने के लिए एक सीट खाली करवाना था और वो गांडे सीट को सबसे सुरक्षित मानते हुए खाली करवाया गया था। अब कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। गांडे के मैदान में लगातार सभा कर रही हैं, लोगों से मिल रही है। महागठबंधन की तरफ से भले ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कल्पना सोरेन महागठबंधन की उम्मीदवार गांडे से होगी। तो अब गांडे में कल्पना सोरेन का सामना दिलीप कुमार वर्मा से होगा। आज इसी मसले पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन हैं। एक एक करके दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले पांडे जी से जान लेते हैं। पांडे जी, जिस तरह से दिलीप कुमार वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया, इसे कैसे देखते हैं? कितना मुश्किल और कितना आसान होगा कल्पना सोरेन अगर उम्मीदवार होती हैं तो? देखिए, मुश्किल बस यही होगा कि विपक्ष में कोई खड़ा है, उसी लेवल का मुश्किल होगा। और कोई ऐसा नहीं है नाम कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई टक्कर दे पाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मतलब आप मान रहे हैं कि कल्पना सोरेन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है? नहीं, वो आप अगर उस पूरे विधानसभा क्षेत्र को देखें और वोटरों की संख्या देखें तो आज जो महागठबंधन जिस वोट वर्ग पर दावा ठोकता है कि ये मेरा वोट है, तो उनकी संख्या सर्वाधिक है। और डॉक्टर सरफराज अहमद खुद प्रचार करेंगे, वो लगातार वहाँ से विधायक रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी कोई मुश्किल बीजेपी पैदा कर पाएगी, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। बिल्कुल, पांडे जी बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुत मुश्किल जो है नहीं खड़ी कर सकती है। लेकिन दिलीप वर्मा कौन है? क्या सिर्फ यही पहचान है कि जेवीएम से 2019 का चुनाव लड़े? संजय से जानते हैं। संजय, दिलीप वर्मा के बारे में बताइए कि वो किस किस पद पे रह चुके हैं और कितनी मुश्किल खड़ा कर सकते हैं अभी चुनावी मैदान में उतर? देखिए, पद का तो ये है कि बीजेपी में वो महामंत्री हैं प्रदेश के संभवतः, लेकिन बात ये नहीं है कि वो किस पद पे हैं। और मुखिया भी रहे, वो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है आप जो ये बोल रहे हैं। बीते जो चुनाव 2019 में हुआ, दिलीप वर्मा चुनाव लड़े और इनका वोट तकरीबन 8,000 के आसपास आया। आप ये समझिए कि क्या ये मुश्किल पैदा कर पाएंगे कि नहीं कल्पना सोरेन के लिए। तो जो बात पांडे जी बोल रहे हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं, वो दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। ऐसा नहीं है कि कल्पना सोरेन के लिए मुश्किल नहीं है और बहुत आसान रास्ता है। आप देखिए कि जो वोट का जो संख्या है और जो परसेंटेज है, उसको अगर आप उस पर बात करेंगे तो जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे जेपी वर्मा, जो अब हालांकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हिस्सा हैं, जेएमएम में शामिल हो गए हैं, उनको 56,168 वोट आया था। सरफराज अहमद जो चुनाव जीते थे उनको वोट आया था 62% वोट मिला और 60,000 के आसपास जो है 65,223 वोट मिला। और माफ़ कीजिएगा 35% उनको वोट मिला था। गलती से मैंने वो 65% बोल दिया था। सरफराज अहमद को 65,023 वोट मिला था और परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो वो 35.4% था। एनडीए में आजसू और बीजेपी के जो लोग थे वो लड़े थे चुनाव। आजसू के तरफ से जो कैंडिडेट थे वो अर्जुन बैठा थे, वो 15,361 वोट लेकर के आए थे। और अगर आप बीजेपी और आजसू के वोटों को जोड़ देते हैं तो सरफराज अहमद को जो कुल वोट आया था उससे कहीं अधिक हो जाता है। लेकिन ये भी नहीं है कि 2 जोड़ 2 बराबर 2 होता है। अगर हम लोग डुमरी उपचुनाव की बात करें तो इसी तरीके का इक्वेशन जोड़ा गया था, जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और पिछले चुनाव से ज़्यादा जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की जो पत्नी हैं, जो अभी मंत्री हैं बेबी देवी, वो वोट लेकर के आईं। लेकिन इसमें अब एक चीज़ और है कि ये ठीक है कि आप बीजेपी और आजसू के वोट को जोड़ते हैं तो सरफराज अहमद के वोट से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन माले भी वहाँ पे चुनाव लड़ी थी
और माले का जो वोट था सनी, वहाँ पे वो 8,952 वोट जो है माले को मिला था। ये 4% वोट है। तो आप ये भी वोट, माले का वोट भी अब काउंट करेगा महागठबंधन में, यानी कि कल्पना सोरेन के पक्ष में जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं इन आंकड़ों के आधार पे कि अगर एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ता है और महागठबंधन एकजुटता के साथ, चूँकि अभी महागठबंधन में भी एक नया दल शामिल हो गया है माले, बीजेपी के साथ एक पार्टी है आजसू, तो ये दोनों जब मिल करके लड़ेंगे तो मुकाबला बहुत आसान नहीं है कल्पना सोरेन के लिए या फिर दिलीप वर्मा के लिए। संघर्ष काफ़ी टक्कर का हो सकता है और वो आपको देखने को मिलेगा भी चुनाव में। और ख़ास करके जो 2 निर्दलीय जो चुनाव लड़े वहाँ पे 8-8, 9-9 हज़ार, इवन जो दिलीप वर्मा जो कैंडिडेट बनाए गए हैं उनसे ज़्यादा वोट 2 निर्दलीयों को आया है। वो 2 निर्दलीय किस भूमिका में होंगे, वो किन को मदद करेंगे, या फिर वो फिर से चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव का, चूँकि अभी 6-7 महीना के लिए चुनाव हो रहा है, तो क्या वो भी फिर से चुनाव लड़ेंगे। जैसे सुनील कुमार यादव एक कैंडिडेट थे जिनको 5.4% वोट आया, 9,900 वोट लेकर के आए। उसी तरीके से कर्मिला टुडू हैं जो 9,058 वोट लेकर के आई और 4.9% वोट इनको मिला है। तो जो अगर बीते चुनाव के आंकड़ों को अगर हम लोग देखें तो ना ही कल्पना सोरेन के लिए आसान है और ना ही दिलीप वर्मा के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि किसी के लिए बहुत आसान है, क्योंकि संजय जो डाटा बता रहे हैं ये 2019 के हिसाब से डाटा बता रहे हैं। क्योंकि जेएमएम ने अपने लिए सेफ सीट गांडे को क्यों चुना, इसको लेकर कई तरह से अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि वहाँ 28% से अधिक मुसलमान हैं और मुस्लिम और एसटी ट्राइब दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 50% से अधिक का वोट हो जाता है। और गांडे का जो पूरा इलाका है, दिसुम गुरु शिबू सोरेन का, वो एक आंदोलन का इलाका रहा है। अभी भी वहाँ पर कई जो है उनके ऐसे जगह हैं जहाँ पर गुरुजी ने समय बिताया, वहाँ पर महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कई बार जेएमएम के विधायक भी वहाँ से जीते। जेएमएम का जो है वो पुराना गढ़ भी माना जाता है और यही वजह है कि सेफ सीट मानते हुए कल्पना सोरेन को यहाँ पे उतारा गया। लेकिन पांडे जी, आप ये बताइए कि अभी चूँकि गांडे का उपचुनाव होना है और लोकसभा भी होना है, लोकसभा में जैसे कि फिर से इनको चंद्र प्रकाश चौधरी को आजसू ने उम्मीदवार बनाया। डुमरी में हम लोग देखे कि चंद्र प्रकाश चौधरी को लेकर बहुत नाराज़गी थी। कहा यह गया कि बाहर के हैं, यहाँ समय नहीं दे पाते हैं, रुकते नहीं हैं, हम लोग की बात नहीं सुनते। तो क्या चंद्र प्रकाश चौधरी को फिर से जो उम्मीदवार बनाया गया उसकी नाराज़गी का असर भी कहीं ना कहीं अब गांडे में देखने को मिल सकता है? नहीं, गांडे का वोटिंग अलग होगा, गिरिडीह लोकसभा का वोटिंग अलग होगा। आप भले ही देख लीजिएगा गांडे में नाराज़गी की मैं बात कर रहा हूँ, वो चूँकि आधा से अधिक इलाका वो आता है गिरिडीह लोकसभा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो सीट पे उपचुनाव में बीजेपी या महागठबंधन पीछे रही, लोकसभा में वो सारे सीट 19 में वो लीड की थी। तो लोकसभा का वोटिंग अलग पैटर्न से लोग करते हैं। इस बार 7 हो रहा है ना उपचुनाव, तो उपचुनाव 20 को यहाँ वोटिंग है, 20 को पब्लिक भी करेगा। एक एज तो मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि भाई एक माइंड में कंसेप्ट रहता है। लेकिन आप देख लीजिए आजसू और जेबीएम दोनों का वोट मिलाएंगे और प्लस बीजेपी का वोट मिलाएंगे तो वो आप कहेंगे। लेकिन उपचुनाव एक ऐसा है और वो भी इतने कम समय के लिए है कि कोई भी यहाँ एफर्ट उस लेवल का नहीं लगाएगा। और जेएमएम एफर्ट इसलिए लगाएगा क्योंकि उसकी राजनीतिक भविष्य इस चुनाव पर जुड़ी हुई है। आप इस अंतर को समझिए। और ये डॉक्टर सरफराज अहमद यहाँ से, मतलब जब भी वो कांग्रेस में रहा, अभी तो हालिया गए थे वो जेएमएम में, तो कांग्रेस को वो जेएमएम और सरफराज अहमद की ही टक्कर वहाँ पे हुई। हाँ, तो बिल्कुल अब दोनों जब एक हो गए थे तो डॉक्टर सरफराज अहमद जीत गए थे। अब उनका जयप्रकाश वर्मा का ये अपना भगना है, जो अभी दिलीप जी जो उतरे हैं, तो वो परिवार मान लीजिए एक तरीके से नाराज़गी तो रहेगी, मान लीजिए कि क्योंकि वो सीट अब तो माले को जा रहा है, तो उनको जिस काम के लिए लाया गया था, वो तो साथ में अभी घूम रहे हैं कल्पना सोरेन के साथ। हाँ बिल्कुल घूमेंगे और उस समय भी घूमेंगे। ये कल्पना जी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जीत का विषय है और जेएमएम के लिए है। लेकिन आंसू के बैठा जी, चाहे ये या फिर कोई और भी जो निर्दलीय, जो आम चुनाव में निर्दलियों की भूमिका लोग देखते हैं या उनको जिताने के लिए वोट करते हैं, इस उपचुनाव में क्या होगा, आमने सामने की टक्कर होगी। और अब जब आमने सामने की टक्कर होगी तो आंसू का 100% वोट और जेबीएम का 100% वोट और बीजेपी का 100% वोट इक्वल नहीं हो सकता है।
जब पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो वोटर ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, मतलब क्योंकि उनके कार्यकर्ता एग्रेसिव होते हैं, तो वो हमेशा 2+2 नहीं 4 हो सकता है। ये तो संजय भी बोल रहे हैं, लेकिन संजय आप भी थे जब आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया गांडे को लेकर सवाल, तो उन्होंने कहा कि 5 सदस्यीय टीम वो गांडे भेजेंगे और वहाँ से फिर रिपोर्ट जो जनभावना की आएगी उस आधार पर वो निर्णय लेंगे। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो क्या ये जो सामंजस्य की कमी दिखी, मतलब पहले से साफ नहीं था कि कौन उम्मीदवार देगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उन्हें होगा? नहीं, देखिए, सामंजस्य की कमी होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, चूँकि ये पहले से तय था लगभग कि ये बीजेपी के ही हिस्से में जाना है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट रहा है पिछले दफ़ा वो नंबर 2 पे रहा है और आजसू का जो कैंडिडेट नंबर 3 पे रहे भी हैं, तो उनका जो वोट है वो काफ़ी कम है। और इस वजह से मुझे नहीं लग रहा था पहले से भी कि गांडे से आजसू का उम्मीदवार आजसू का मन था, ऐसा लगा। वैसी आप ही के सवाल पे मैं आ रहा हूँ, चूँकि सुदेश महतो का जो तर्क था, जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि नंबर 2 पे रहने वाले वो शख्स जो बीजेपी से चुनाव लड़े थे, जेपी वर्मा, वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, मतलब जेएमएम में चले गए हैं। तो ऐसे में वो ये बोल रहे थे कि उनकी दावेदारी बनती है, लेकिन इसको लेकर के सीधे वो दावा नहीं कर रहे थे। बाकायदा वो ये बोल रहे कि 5 सदस्यीय एक टीम हमने बना दी है और वो गांडे में जा कर के ये तय करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में हम लोगों को ही यहाँ पे उम्मीदवार देना चाहिए। लेकिन उनके ये बयान देने के ठीक 2 से ढाई घंटे के भीतर जो है बीजेपी ने अपनी जो कैंडिडेट की जो नाम है वो जारी कर दी। तो अब वो 5 सदस्यीय टीम में कौन लोग थे नहीं थे, अब उनका कोई, जेपी वर्मा का जिक्र कर रहे हैं पांडे जी, उनके भतीजा भी हैं शायद, ये भगना है। लेकिन आप देखिए कि ये सीधी सी बात क्या है सनी, कि ये सिंपैथी वोट पूरा का पूरा जो है कल्पना सोरेन के पक्ष में जाना है। ये जो आप 2 निर्दलीय का जिसका जिक्र कर रहे हैं हम लोग, माले का जो वोट है वो जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ख़ास करके चूँकि मुस्लिम बहुल आबादी है, ट्राइबल्स वहाँ पे जो लोग हैं, और इसके अलावा जो सिंपैथी है हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, और एक तरीके से वो पीड़ित के तौर पे जो है कल्पना सोरेन वहाँ जा रही हैं और वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं। और ये पार्टी सब आपकी बात मैं मान रहा हूँ। अभी वहाँ के कुछ लोकल लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं कि नहीं, वोटर में इस बात को लेकर सवाल है कि आखिर गांडे को एक्सपेरिमेंटल सीट क्यों बना दिया गया, कुछ काम तो हुआ नहीं, काम अगर करके दिखाते और उसके बाद किसी को सत्ता सौंपते तो फिर समझ में आता। आप सिर्फ इसीलिए इसको सेफ सीट मान रहे हैं कि यहाँ मुस्लिमों की आबादी अधिक हो गई, यहाँ आदिवासियों की आबादी इतनी है, दोनों को मिला दें तो 50% हो गया, और विपक्ष मतलब कि जो बीजेपी कैंडिडेट दे रहे हैं वो कुशवाहा जाति से हैं और सिर्फ 10% कुशवाहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो यही वजह के आधार पर वोटर वोट कर दे? नहीं, जो जिनसे आपकी बात हो रही है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि वो भी मतदान केंद्र पे जाएंगे तो उनके जहन में भी ये सब सवाल नहीं रहेगा। ये पूरे जो भारत का जो नेचर है वोट करने का, तो ये सब बातचीत और चुनाव के दौरान कहानी तक ही सीमित है। आप ये नहीं आप खारिज कर सकते हैं कि वहाँ पे सिंपैथी नहीं चलेगा, आप इसको नहीं खारिज कर सकते हैं कि मोदी जी का नाम वहाँ पे चलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रामगढ़ में तो हम लोग देख चुके हैं ना, रामगढ़ में भी तो यही सब बातें, यही सिंपैथी, मंच पर बच्चे को ले जाया गया, बच्चा रोआ, वोट मांगा गया, लेकिन अब फिर वही माहौल गांडे में बन रहा है। नहीं, वो रामगढ़ की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में अंतर है। रामगढ़ की परिस्थिति को आप यहाँ से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सिंपैथी भी अलग अलग तरीके का है ना, किस तरीके का सिंपैथी है। यहाँ सिंपैथी है कि भाई एक व्यक्ति जो लड़ रहा था, वहाँ भी ममता देवी जेल गई थी ना। ममता देवी और हेमंत सोरेन में आपको अंतर समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं, वो अंतर है, लेकिन चुनाव में आप उस हिसाब से बात कीजिए ना कि सिंपैथी, ममता देवी के सिंपैथी और हेमंत सोरेन के सिंपैथी में कोई अंतर नहीं आप मानते हैं? आप क्या मानते हैं? आप चुनाव में क्या मतलब इस आधार पर होगा? चुनाव बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये देश में इमोशन बिकता है। मोदी जी को ही बताना पड़ता है कि वो किस जाति से आते हैं, तो ये सबको बताना पड़ता है, जबकि उनके नाम पे कोई भी जीत रहा है आज के डेट में। आप कल्पना सोरेन चेहरा के तौर पे जा रही हैं वहाँ पे, हेमंत सोरेन का वो रिप्रेजेंटेटिव हैं एक तरीके से। आज के डेट में कल्पना सोरेन को लोग क्यों सुन रहा है, उनकी बातें क्यों कनेक्ट कर रही है लोगों के साथ, तो आप इसको इस तरीके से देखिए। लेकिन हाँ, मैंने पहले ही आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशन के आधार पे कल्पना सोरेन जीत ही जाएंगी और एकदम सबसे आगे चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे वोटर्स हैं,
बीजेपी के वोटर्स हैं, तब तो 56,000 या कितना 56,168 वोट लाए थे जेपी वर्मा। ठीक है कि वो अभी कल्पना सोरेन को लेकर के चल रहे हैं, तो 56,168 वोट में से बीजेपी का वोट है ना ये, तो बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाई है दिलीप वर्मा को। अब दिलीप जिस तरह से संजय बोल रहे हैं कि सिंपैथी रामगढ़ में अलग सिंपैथी था, यहाँ अलग सिंपैथी है, तो क्या उस सिंपैथी के आधार पर कल्पना सोरेन की तरफ रुख हो जाएगा पूरा? कल्पना सोरेन शुरुआत ही कर रही है 5 मील आगे से इस चुनाव में। 5 मील मतलब अगर आपको 100 मील की दूरी तय करनी है तो कल्पना सोरेन ऑलरेडी 5वें माइल तक प्रचार कर चुकी है, उतना कूद चुकी है। वो पब्लिक का देखिए, मैंने बताया ना, ये शॉर्ट टर्म का इलेक्शन हो रहा है, एकदम शॉर्ट टर्म का। और यहाँ पे ये जाहिर सी बात है कि इनको जिताने के लिए कोई कोर कसर इधर से नहीं छूटेगा। पीछे कई थिंक टैंक भी हैं, सुदीप सोनू लगे हैं, जेपी वर्मा हैं, सरफराज अहमद खुद बोल चुके हैं कि हम साथ साथ रहेंगे और आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये सारी बातें यही हैं क्योंकि दुमका में सोरेन परिवार से कोई नहीं लड़ रहा है, ठीक है, लोकसभा। अब यहाँ पे सारा फोकस है कि कल्पना जी को जिताना। असल जेएमएम की तैयारी और जेएमएम में मतलब सबका एकजुटता कल्पना जी के जीत के बाद शुरू होगा, ठीक है। तो ये सीट पे चुनाव जो है ये बहुत, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत लार्जर डिफरेंस रहेगा क्योंकि सबके पास अपने अपने वोटर हैं, लेकिन बहुत आसानी से कल्पना जी के हाथ में ये जाता हुआ दिख रहा है। ये जिस तरह से बोल रहे थे कि रामगढ़ का सिंपैथी अलग था, गांडे का सिंपैथी अलग था, हेमंत सोरेन और ममता देवी में अंतर है, लेकिन ममता देवी इसलिए हारी, वो ममता देवी का गुस्सा नहीं था, वो हेमंत सोरेन के खिलाफ ही गुस्सा था जो ममता देवी के खिलाफ वोट पड़ा। तो अभी हेमंत सोरेन के खिलाफ जो सरकार चली, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इतने लंबे समय तक सरकार चली, तो अभी तो गुस्सा है कि आप कुछ नहीं कर पाए। अब लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने से कम का समय बचा हुआ है, इसमें आप क्या कर लीजिएगा? तो क्या ये गुस्सा सिर्फ हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद खत्म हो गया होगा? नहीं, देखिए वो उन वोटरों के लिए असर करता है ये सब सवाल जो उस समय या इस बार सोचते हैं किसको देंगे। वहाँ पे वोटर एकदम ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि ये वोट जाएगा यहाँ, वो वोट जाएगा आप वहाँ। आप इनका देख लीजिएगा, जब ये पहली बार विधायक बने थे जेपी वर्मा, उस समय भी मैं जाकर देखा था। वहाँ गांव को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये गांव से लीड करेगा बीजेपी, ये गांव से लीड, गांव के गांव एक तरफ। हाँ, वहाँ पे कोई ऐसा मिक्स नहीं है कि मतलब आपको आइडेंटिफाई करने में, आप कहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कई बार कि पब्लिक वहाँ जो टाउन में है वही मिक्स आपको ओपिनियन देगा, लेकिन वहाँ चंक जो है गांव का वो पता है। बैठा जी कहाँ से लीड करते हैं आंसू, उनको पता है कि ये गांव आंसू लीड करेगा, ये गांव बीजेपी लीड करेगा, ये गांव भाई ये, क्योंकि ये मुखिया थे उनको भी पता है। तो देखिए गिरिडीह सरिया का इलाका जो है ना, इस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया है अभी तक, लेकिन वहाँ जो गांव की व्यवस्था है ना वो पुरानी ही तरीके से है, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं लेगा। तो बिल्कुल देखिए, दिलचस्प तो होने वाला है, लेकिन अब लोग दिलचस्पी कितना लेते हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन मैदान में रहेगी तो दिलचस्पी मीडिया की तो रहेगी, वोटरों की दिलचस्पी रहेगी, और यही वजह कि वो जहाँ जहाँ घूम रही है लगातार उनके साथ लोग जो है घूम रहे हैं, उनको साथ देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी ने दिलीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, संजय क्या लगता है कि बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार चयन में भी और कोई मजबूत चेहरा हो सकता था? जेपी वर्मा के जाने के बाद वहाँ पार्टी का जो सेकंड मैन है वो दिलीप वर्मा ही थे। देखिए, ये तो पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, कोई भी पार्टी जब अपना उम्मीदवार तय करती है तो बहुत विचार के बाद ही तय होता है, और जो सबसे मजबूत होता है उसी को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन आप ये देखते हैं, और अभी भी जब लोकसभा का जो कई सारे जगहों पे जो उम्मीदवार तय किए गए हैं, पार्टी के फैसलों के विपरीत पार्टी के जो दूसरे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जरूर ये सवाल उठाते रहते हैं। तो दिलीप वर्मा को लेकर के अगर कोई सवाल होगा भी तो कार्यकर्ताओं के मन में होगा, पार्टी के मन में तो है नहीं। पार्टी के मन में रहता तो दिलीप वर्मा को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की नज़र में सबसे मजबूत दावेदार आज के डेट में रहे, इसलिए ये उम्मीदवार बनाए गए। अब ये सवाल देखिए, ये जितना वोट लेकर के आए थे सनी, 8,952 वोट इनका आया था, और सरफराज अहमद जो जीते थे वो 8,885 वोट से जीते थे। मतलब जितना ही वोट लेकर के आए थे, अगर ये चुनाव नहीं लड़ते, जेबीएम अगर चुनाव नहीं लड़ती 2019 में, हालांकि पार्टी अस्तित्व में थी तो जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ती ही, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 16,000 से, हाँ, कि जितना ये वोट लाए
उतना वोट नहीं, ये भी तो हो सकता था कि इनका वोट उधर चला जाता और सरफराज अहमद के लिए मुश्किल हो जाता। तो बहुत आसान नहीं है। मैं जो ये सिंपैथी का जो जिक्र कर रहा हूँ, देखिए ममता जो रामगढ़ से चुनाव जीतती हैं, ममता देवी और आप हेमंत सोरेन के बारे में जो आप जिस बात कर रहे हैं कि सिंपैथी में क्या अंतर है, ममता देवी विधायक हैं, रही हैं, ठीक है, अब नहीं हैं, ठीक है, और हेमंत सोरेन लीडर हैं। लेकिन आप जब एमएलए में पहले सुन लीजिए, नहीं आपका फिर जो सवाल है सुना कीजिए पहले। लीडर और एक एमएलए में अंतर होता है। तो यहाँ अब उस लीडर का बाद का कौन होगा, उसके विजन को कौन आगे लेकर के जाए, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। तो आप ये समझिए कि रामगढ़ का चुनाव हार जाना और गांडे में अगर चुनाव हार जाएगा, जेएमएम महागठबंधन चुनाव हार जाएगा, तो आप ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए रामगढ़ में जो उपचुनाव हुआ था वहाँ ममता देवी सीन से गायब हो गई थी। वहाँ सिर्फ यही था मैसेज, पांडे जी लगातार इलाके में घूम भी रहे थे कि इस सरकार को चुनाव हराना है और सबक सिखाना है। सरकार मतलब हेमंत सोरेन, तो चेहरा हेमंत सोरेन ही हो गए थे। नहीं, ठीक है, वो अलग बात है। नहीं, बात फिर तो वही बात हो गई। नहीं, आप चूंकि आप खबर देखते हैं ना, खबर करते हैं, वैसा बात नहीं है। आप चेहरा होना और एक खुद का होना, ठीक है, यहाँ पे खुद हेमंत सोरेन है, कल्पना की पत्नी है, वही खुद है, इसका मतलब। तो आप देखिए कि कितनी तैयारी के साथ लड़ी जा रही है कि अभी नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, 10 दिन पहले से वो कैंपेन कर रही हैं। तो आप अगर ममता देवी के सिंपैथी वाले मामले को और यहाँ का जोड़ेंगे, आप ममता देवी को लेकर के रामगढ़ में सिंपैथी था, हेमंत सोरेन को लेकर के पूरे झारखंड में सिंपैथी है। तो आप इनका जो वोटर है वो दूसरे तरीके से टर्न आउट होगा। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, चूँकि जो आंकड़े हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल्पना सोरेन के पीछे जो है भीड़ दौड़ पड़ी है और दिलीप वर्मा को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि अगर मजबूती के साथ आजसू पार्टी, बीजेपी और ये जो दिलीप वर्मा हैं, जो इनका अपना 8-9 हज़ार जो वोट आया था बाबूलाल जी के नाम पे, अब बाबूलाल जी भी बीजेपी में हैं और ये भी बीजेपी में हैं, तो ये तीनों लोग मिलते हैं और वो जो 2 निर्दलीय चुनाव लड़े थे पिछले दफ़ा, उन लोगों को भी अगर समीकरण साधने में बीजेपी अगर सफल होती है तो कल्पना सोरेन के लिए मुश्किल होगी। तो बिल्कुल 400 पार का नारा केंद्र के तरफ से दिया गया है और झारखंड में नारा है कि 14 में 14 सीट जीतना है। तो इस 14 सीट जीतने के बीच से कितना समय निकालकर बीजेपी के नेता और महागठबंधन के नेता गांडे सीट पर देते हैं, क्योंकि महागठबंधन में खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तो गांडे सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो समय देगा। लेकिन सवाल है कि बीजेपी, आजसू, जो एनडीए फोल्डर के लोग हैं, वो कितना समय दे पाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और देखना होगा कि गांडे से क्या कुछ निकल कर आता है। संजय जी और पांडे जी की बातों से इतना तो साफ है कि ऐसा नहीं है कि कल्पना सोरेन को वॉकओवर मिल गया है, अभी लड़ाई बहुत बाकी है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in